अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश इन एलिमेंट्री स्कूल एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये 2018 का पास्ट पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन टर्म फॉर द अर्ली मिडिल एजेस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लेट एंटिक्विटी। अच्छा, ये लेट एंटिक्विटी ऐसे है ना कि जो अर्ली मिडल एजेस हैं इसको लेट एंटिक्विटी भी कहते हैं। इसके अलावा इसको माइग्रेशन पीरियड भी कहते हैं और डार्क एजेस भी कहते हैं इसको। ये आपने याद रखना है। इसको मतलब इसको चार नाम बोले जाते हैं: माइग्रेशन पीरियड, अर्ली मिडल एजेस, डार्क एजेस और लेट एंटिक्विटी। ये पीरियड असल में इसको कहते हैं कि ये जो पीरियड है ना, ये जो रोमन एम्पायर थी उसका और बिगिनिंग ऑफ द इटालियन रेनेसेंस और द एज ऑफ डिस्कवरी, ठीक है, इसके दौरान में बीच में जो टाइम था ना उसको कहते हैं लेट एंटिक्विटी या अर्ली मिडल एजेस। और ये कहते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली ये था तकरीबन 500 टू 1400 एडी तक ये टाइम था। और ये नेम किसने कॉइन किया था? हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए कि भाई ये नेम किसने कॉइन किया था। तो ये फ्रांसिस्को पेट्रार्क। मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखें, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, इन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था। और ये कहते हैं कि ये जो पीरियड था या ये जो एज थी इसको कहते हैं कि लैक ऑफ क्वालिटी थी इन द लैटिन लिटरेचर में, ठीक है। और अदर थिंकर्स ये कहते हैं कि नॉट ओनली लिटरेचर बल्कि लैक ऑफ कल्चर एंड एडवांसमेंट इन यूरोप भी था। और दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एजेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है। अभी जिस तरह ये है ना मिडल एजेस शुरू होती हैं 500 से 1480 तक। फिर उसके बाद जो पीरियड आता है वो है रिनाइसेंस का। रिनाइसेंस जो है ना 1400 टू 1600 है। फिर उसके बाद है बरूक एरा 1600 से 1750 तक है। उसके बाद है दी क्लासिकल एरा 1750 से 1820 तक। और फिर रोमांटिक इरा 1820 से 1910 तक, द मॉडर्न इरा 1890 से 1945 तक और पोस्ट मॉडर्निज्म 1945 से प्रेजेंट तक। ये आपने याद रखना। ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता, बल्कि यहाँ पे नहीं है, जगह इतनी नहीं है। एंड में चले, एंड में मैं देखूंगा अगर जगह मिली तो मैं इसको लिख लूँगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु और व्हाट वाज बीओवुल्फ। बीओवुल्फ ऑप्शन ए वॉरियर थे, ये एक स्टोरी है जिसमें बीवुल्फ को एज अ हीरो बनाया हुआ है। और इसमें ये जाता है, एक हेरोदगर जगह होती है जो हेरोदगर किंग होता है, किंग ऑफ डेन्स इसको कहते हैं। तो उस पे कोई पता नहीं मॉन्स्टर होता है जिसका ग्रेंडल नाम होता है, तो उसके अंडर अटैक होता है। तो ये जाता है तो उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर उस मॉन्स्टर की जो माँ होती है फिर उसको भी मार देता है। और फिर पता नहीं इस तरह कोई ड्रैगन होता है जो इसको मार देता है। तो ये कोई स्टोरी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 पे है, इन दी कैटनबरी टेल्स वेयर डिड दी पिलग्रिम्स मीट अप बिफोर देयर जर्नी। तो ये है ऑप्शन सी। कैटनबरी टेल्स ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कहते हैं कि ये कोई 24 स्टोरीज हैं और इसके जो ऑथर हैं वो थे जॉफ्री चौसर। ये आपने याद रखना है, हो सकता है आ जाए जॉफ्री चौसर, मैं ये लिख भी दूंगा। और दूसरा इसमें यह है कि इन्होंने ये लिखे थे 1387 से 1400 के बीच में। और 86 में ऐसे हुआ था कि ये कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स और जस्टिस भी बने थे। तो उसके बाद इन्होंने ये लिखी हैं ये स्टोरीज। उसके बाद है द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज इज, तो इसमें है ऑप्शन डी
फोनीम। फोनीम क्या होता है? फोनीम ऐसे होता है ना कि साउंड का एक यूनिट जिसकी वजह से मीनिंग में चेंज आ जाए। फॉर एग्जांपल आप ये कहें बेक वर्ड है ना, बेक, BAKE, और इसी तरह एक दूसरा वर्ड है ब्रेक, तोड़ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आर है, आर की वजह से इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो आर जो है इसको कहते हैं फोनीम। और दूसरा आपको ये बताऊं कि ये फोनीम जो होती है इसकी अल्फ़ाबेट पे डिपेंडेंट नहीं होती कि एक वर्ड है उसमें इतने अल्फ़ाबेट है तो इतने फोनीम होंगे। फॉर एग्जांपल डॉग है, डॉग में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं और 3 फोनीम है। ठीक है, डी डॉग ना, DOG तो डॉग। ठीक है, और फिर शेप का है, शेप आप देखें ना 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, SHAPE, और इसका जो फोनीम है वो 3 फोनीम है, SH और A और P, शेप। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा आपको मैं ये बताऊं कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल फोनीम 44 है। अगर MCQs आ जाएगा टोटल कितने हैं तो आपने याद रखना है 44 है। नंबर 5 पे है द फंक्शन विच डिस्क्राइब लैंग्वेज एज अ फॉर्म ऑफ एक्शन इज ऑप्शन बी प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक क्या होता है? प्रैग्मेटिक इस तरह होता है ना कि वो जो फॉर एग्जांपल वर्ड्स है ना, तो इनफर्ड मीनिंग जो परसीव की जाती हैं। अब इसी तरह ऑप्शन डी पे देखें ना, सिमेंटिक, सिमेंटिक एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड को कहते हैं। ठीक है, और प्रैग्मेटिक क्या होता है कि इनफर्ड मीनिंग जो परसीव की जाती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं सुबह से जो है ना यूनिवर्सिटी गया हूँ, फिर मैं जॉब के लिए गया हूँ और बहुत ज़्यादा थका हुआ आके मैं बेड पे छलांग मार के लेट जाता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ नर खुद तबाशुम, आज तो मैं तबाह हो गया हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तबाह हो गया हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं थका हुआ हूँ। तो ये एग्जैक्ट वो मीनिंग नहीं है, लेकिन ये परसीव की जाती है सिचुएशन के हिसाब से। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद है द ज्यू ऑफ माल्टा इज द ग्रेट मास्टरपीस ट्रेजेडी रिटन बाय क्रिस्टोफर मॉर्ले। द थीम ऑफ द प्ले इज, तो मेरे ख्याल में इसमें लस्ट फॉर वेल्थ है, क्योंकि मैंने जहाँ भी देखा है तो ये जो ज्यू ऑफ माल्टा है इसमें वैसी थीम और भी हैं, लेकिन इसमें कोई भी ये पावर का कोई नहीं था, नॉलेज का कोई नहीं था, मनी और ग्रीड का बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो लस्ट ऑफ फॉर वेल्थ होगा। इनकम इसलिए नहीं हो सकता कि इनकम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। वेल्थ का ये है कि ग्रीड जो होती है वो सिर्फ आपकी इनकम तक नहीं होती। नंबर 7 है द स्कूल ऑफ थॉट विच प्राइमरीली फोकस ऑन द ग्रामेटिकल साइड ऑफ लैंग्वेज इज स्ट्रक्चरलिस्ट, ऑप्शन ए। नंबर 8 है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ प्रोज। फादर ऑफ प्रोज फ्रांसिस बेकन। वेयर इन Canterbury was the final destination for the pilgrims in the Canterbury Tales। तो ये थी द श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट। उसके बाद है नंबर 10 हु गॉट द टाइटल ऑफ नेशनल पोएट। ऑप्शन ए शेक्सपियर। आप शेक्सपियर को गूगल करें ना तो पहले पेज पे ही आ जाएगा कि ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बर्ड ऑफ द एवन। तो नेशनल पोएट टाइटल शेक्सपियर। एस्ट्रोफेल इज एन एलेगी रिटन बाय एडमंड स्पेंसर ऑन द डेथ ऑफ विच ऑफ हिज फ्रेंड। तो ये थे सिडनी, वैसे इनका नाम था सर फिलिप सिडनी।
विच पिलग्रिम टोल्ड द फर्स्ट ऑफ कैटनबरी टेल्स? तो ये थे द नाइट। उसके बाद है लिंग्विस्टिक टर्म दैट डील्स विद हाउ सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग। ऑप्शन ए प्रैग्मेटिक। पहले जो मैंने आपको बताया था ये सेम वही चीज़ है। प्रैग्मेटिक का मैंने आपको बताया था, वो तबाह वाली एग्जांपल जो आपको दी थी। नंबर 14 है हाउ लॉन्ग वाज द पिलग्रिम्स जर्नी इन द कैटनबरी टेल्स? ऑप्शन बी 60 miles। नंबर 15 है हु इज द ऑथर ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस? हार्ट ऑफ डार्कनेस के ऑथर कौन है? तो ये थे जोसेफ कॉर्नार्ड। ऑप्शन ए। हु रोट द अर्ली 16th century प्रोज वर्क यूथोपिया? ऑप्शन बी सर थॉमस मोर। नंबर 17 पे हु एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विद थॉट? तो ये है सेपर डैश वोर्फ। इसको आप विकिपीडिया में चेक करें, आपको ये भी मिल जाएगा। लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ डेवलपिंग थीम। द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज रेफर्ड टू ह्यूरिस्टिक फंक्शन। उसके बाद है हु इंट्रोड्यूस्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग? रॉबर्ट ब्राउनिंग। उसके बाद है विच ब्रॉन्टे रॉट वदरिंग हाइट्स? एमिली ब्रॉन्टे। 21 on MCQs है द फाउंडेशनल वर्क of the Romantic period was published by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. Option A The Heart of Mediotian, B The Tempest, The Rime of the Ancient Mariner, और D none of these। तो इसमें है ऑप्शन C The Rime of the Ancient Mariner। तो ये है ऑप्शन सी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। अब इसमें जो ऑप्शन ए है द हार्ट ऑफ मिडलोथलन, ये है सर वॉल्टर स्कॉट वेबरली का। और उसके बाद है द टेम्पेस्ट जो है ये है विलियम शेक्सपियर का, और वैसे तो डी वाला वैसे भी नन ऑफ दीज है। नंबर 22 पे आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज इज प्रपोज्ड बाय, ये है ब्रज खाचुरु। ऑप्शन सी। ब्रज काचरू जो थे इन्होंने 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का बताया था। इन्होंने कहा था कि एक होता है इनर सर्कल, एक होता है आउटर सर्कल और एक होता है एक्सपेंडिंग सर्कल। इनर सर्कल का ये उन्होंने बताया था कि जो बेस कंट्रीज़ हैं जिनकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज आई है मैदान में, यूके हो गया, आयरलैंड हो गया, इसको वो कहते हैं, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का भी कहा था, यानी कि ये बेस लैंग्वेज हैं, बेस कंट्रीज हैं, सॉरी। उसके बाद आउटर सर्कल का वो ये कहते हैं कि ऑफिशियल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंस रही हो किसी मुल्क में, कंट्री में, बाहर जहाँ भी हो, रिलेटेड टू इंग्लिश। जिस तरह हम पाकिस्तान भी आउटर सर्कल में आते हैं, इनटू पाक हिस्ट्री आपको पता ही होगा। थर्ड पे है एक्सपेंडिंग सर्कल। एक्सपेंडिंग सर्कल का ये है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए और टूरिज्म के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल होना। नंबर 23 पे आते हैं व्हाट वर कर्ड्स लास्ट वर्ड्स इन हार्ट ऑफ डार्कनेस? ऑप्शन बी द हॉरर।
नंबर 24 है इन द अर्ली 20th century who distinguished between the notions of Lang and Parole in his formulation of the structural linguistic. ये है फेर्डिनेंड दी सस्सूर। फेर्डिनेंड दी सस्सूर, ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 25 पे आते हैं। द हार्ट ऑफ डार्कनेस ओपन्स इन व्हाट सेटिंग? तो इसका है द बोट ऑन द रिवर कॉन्गो, ऑप्शन ए। नंबर 26 पे है द ऑथर ऑफ टू अ स्काईलार्क इज, ऑप्शन ए जॉन कीट्स, मैरी लैम्स, ऑप्शन सी पी.बी. शेली। नंबर 27 है द एमिनेंट टेक्निक यूज्ड बाय वर्जिन वुल्फ इन टू द लाइट हाउस इज डैश? ड्रामेटिक मोनोलॉग, स्ट्रीम कॉन्शियसनेस, मैजिकल रियलिज्म, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो इसका है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी। उसके बाद नंबर 28 पे आते हैं। ही डाइड एट द एज ऑफ 26 बट नॉट बिफोर लीविंग एन इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ पोएम्स इंक्लूडिंग टू ऑटम एंड ऑडी ऑन मेलनकोले। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो थे ये थे रोमांटिक लिरिक पोएट। वैसे ये आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये आ गया है कि ये मरे कैसे थे, तो ये ट्यूबरकुलोसिस की वजह से फौत हुए थे। नंबर 29 पे अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज बाय पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज डैश? सोशियो एलेक्ट और डायलेक्ट, आइडियोलेक्ट, आइसोग्लॉस, ऑप्शन सी आइडियोलेक्ट। आइडियोलेक्ट क्या होता है कि इंडिविजुअल्स यूनिक वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस फ्रॉम द लेवल ऑफ फोनीम टू द लेवल ऑफ डिस्कोर्स। ये आइडियो असल में वर्ड जो है ये ग्रीक ओरिजिन से है और इसका मतलब होता है ओन, पर्सनल, प्राइवेट, सेपरेट आप कह सकते हैं। और लेक्ट का मतलब होता है सोशल वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। नंबर 30 पे है अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड हैबिचुअली बाय पीपल हुज मदर टंग्स आर डिफरेंट। तो इसको कहते हैं लिंग्वा फ्रांसा, ऑप्शन सी। नंबर 31 पे है हु स्पीक्स व्हाट लैंग्वेज टू whom एंड व्हेन? दिस आइडिया इज गिवन बाय ऑप्शन बी फिशमैन 1965। जोशुआ ए फिशमैन नाम था इसका। 32 पे है विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कंसिडर्ड एज हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक? तो ये है ऑप्शन ए प्रील्यूड। (33) पे आते हैं। Shakespeare composed much of his plays in what sort of verses? तो इसमें है लैम्बिक पेंटामीटर, ऑप्शन सी। नंबर 34 पे है हु रोट द पोएम्स ऑन डेथ एंड वुमेन, वाइन एंड स्नफ? ये थे जॉन कीट्स।
ऑप्शन बी। ये MCQs pakmcqs.com से लिया गया है और एग्जैक्टली इसके जो ऑप्शंस हैं वो भी इसी तरह से हैं, बिल्कुल मतलब इसी नंबर में, इसी अरेंजमेंट में। नंबर 35 पे आते हैं। द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन रिलेशन टू लैंग्वेज इज, ऑप्शन ए सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन बी सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो इसमें है ऑप्शन सी सही ऑप्शन है इसमें, बोथ ए एंड बी। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, 44। नंबर 37 पे है विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन द ईयर 1564, ऑप्शन ए। आपको मैं एक और बात बताता चलूँ, जो PMS और CSS के एस्पायरेंट्स हों या आप किसी और टेस्ट में भी आपने पार्टिसिपेट करना हो, तो 1564 में एक और अजीम हस्ती थी, वो भी पैदा हुई थे। उनका नाम था शेख अहमद सर हिंदी, और जिनको मुजद्दिद अल्फसानी भी कहते हैं। वो 26 मई 1564 को पैदा हुए थे। ये MCQs बहुत मरतबा आया है। CSS के एग्ज़ाम पे इस पर कोई 20 नंबर का क्वेश्चन भी आया था, ये शेख अहमद सर हिंदी पे। और MCQs भी काफ़ी टेस्टों में आया है। MCQs पाकिस्तान अफेयर, इंडो पाक हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स में से आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर 35 पे, अच्छा एक और चीज़, ये विलियम शेक्सपियर ये भी आ सकते हैं कि कब डाई कब हुए थे, तो वो 23 अप्रैल 1616 को वो उनकी डेथ हुई थी। 38 पे है व्हाट इज़ द वर्ड फॉर प्ले ऑन वर्ड्स। तो इसको कहते हैं पन। प्ले ऑन वर्ड्स, ये पन ऐसी चीज़ होती है कि आप ऐसे वर्ड यूज़ करें, आप ह्यूमर क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करें या सरकास्टिकली आप यूज़ करें। नंबर 39 पे है विच इज़ नॉट अ पोइट्री फॉर्म। तो ये है ऑप्शन बी टेल। नंबर 40 पे है द टर्म वाइडली यूज सोशो लिंग्विस्टिक रेफर्स टू अ कम्युनिटी बेस्ड ऑन लैंग्वेज इज स्पीच कम्युनिटी। ये डायरेक्ट आप उसमें सर्च करेंगे, डायरेक्ट विकिपीडिया पे आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 41 पे है द टर्म वाइडली यूज्ड फॉर ये 40 है। 41 है द स्टोरी ऑफ द ट्रोजन वॉर, अ ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट इज इमोर्टलाइज्ड इन इलियाद बाय डैश। तो ये है ऑप्शन बी होमर। ये अगर आपने मूवी देखी हो ट्रॉय ब्रैड पिट की मूवी है, ये मेरे ख्याल में वो मूवी इस पे बनी है, लेकिन मैं इस पे 100% श्योर नहीं हूँ। अगर आप लोगों में से कोई श्योर हो और ऐसा ही हो तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ या ना, जो भी है। 42 पे आते हैं नॉर्थम्ब्रियन, Mercian, Kentish and West Saxon were the four main dialects of English in dash Renaissance, Old English period, Age of Milton, Victorian age. थे Old English period, option B. उसके बाद है 43 which is the representative poem of the Old English period. Beowulf. नंबर 44 पे है which literary aspect was dominating in the Middle Age period. इसमें है none of these, क्योंकि रोमांस का जो पीरियड था वो रोमांस डोमिनेंस था मिडल इंग्लिश पीरियड में। 45 पे है what is the modern note in the age of Chaucer. Option A sharper spirit of criticism.
नंबर 46 पे आते हैं, व्हाट आर द चीफ ट्रेट्स ऑफ द प्रोलॉग? मास्टरपीस ऑफ इंसाइट, subtle humor, its dramatic realism and life likeness, all of these. ये 46 में all of these वाली, सॉरी 46 ही है, ये ऊपर यहाँ से कंफ्यूज हो गया, all of these वाली ऑप्शन है। उसके बाद है 47, द मिडल एजेस इन यूरोप वर फॉलोड बाय रेनाइसेंस, ऑप्शन ए। 48 पे है, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनाइसेंस वाज इट्स एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिज्म। नंबर 49 पे है, द मूवमेंट ऑफ रेनाइसेंस वाज स्टार्टेड इन इटली बाय, ऑप्शन सी, बोकाशियो। इसका पूरा नाम था गुलोवानी बोकाशियो। आई डोंट नो कि बोकाशियो सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, लेकिन बंदा यही था। अच्छा, नंबर 50 पे है, हु वॉज द चीफ इंग्लिश चौसरियन इमिटेटर? तो ये था ऑल ऑफ दीज, ये सारे। 51 पे है, एडमंड स्पेंसर, सिडनी वॉल्टर, रलीग एंड थॉमस नीश आर इम्पोर्टेंट पोएट्स ऑफ कौन सी एज के थे? या तो ये एलिजाबेथ एज के थे, एलिजाबेथन एज, ऑप्शन ए। पॉइंट आउट द मेन फीचर ऑफ द पोएट्री ऑफ एलिजाबेथन एज, 52 to all of these. Renaissance spirit, lyricism, introduction of ballad and sonnet. Okay. 53 पे है, second period of Elizabethan drama was dominated by the university wits, Marlowe, Shakespeare, none of these. तो ये है यूनिवर्सिटी विट्स, ऑप्शन ए। एक जगह पे इन्होंने शेक्सपियर भी लिखा हुआ था, लेकिन वो गलत है। मैंने इसको क्रॉस चेक किया, 2-3 जगहों से मैंने इसको चेक किया, तो ये यूनिवर्सिटी वेट्स ही है। इसके भी मैं लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और 54 पे है, ड्रामेटिक वर्क रिटन इन द एज ऑफ शेक्सपियर इज टर्म एज क्लासिकल ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा, मोरालिटी प्लेस। ये ज़रा आप कंफर्म कीजिएगा, और आप लोगों में से जिसको भी पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि जो बाकी नाजरीन हैं, जो ऑडियंस हैं, देख रहे हैं, ताकि उनको मुश्किल ना हो, उनको इस एमसीक्यूज़ का पता चल जाए। और दूसरा ये कि तो मतलब वैलिड आंसर देना। मेरे ख्याल में ये डी है, मोरालिटी प्लेस। उसके बाद हम आते हैं 55 पे, द लिटरेचर ऑफ द 16th सेंचुरी मे बी डिवाइडेड इनटू पुरिटन एज एंड रिस्टोरेशन एज, ए। उसके बाद है पुरिटन एज एंड विक्टोरियन एज, उसके विक्टोरियन एज एंड एज ऑफ मिल्टन एंड एज ऑफ पुरिटन। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत एम्बिग्विटी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो एज ऑफ रिस्टोरेशन है वो है 1660 से लेके 1700 तक, ठीक है। और उसके बाद है जो पुरिटन एज जो है, या जॉन्स मिल्टन एज, वो 1620 से लेके 1660 इस तरह की है, ठीक है। और विक्टोरियन एज जो है 1837 टू 1901 है। अब ये चारों 16th सेंचुरी में नहीं आती, क्योंकि जब हम 16th सेंचुरी की बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि 1500 से लेके 1600 तक वो हमारी होती है 16th सेंचुरी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सबसे करीब करीब है, तो इस वजह से ऑप्शन ए को हम मार्क करेंगे रिस्टोरेशन और पुरिटन एज। उसके बाद है द सोल वॉज लाइक अ स्टार,
and dwelt apart. Wordsworth wrote this famous line for A. Dryden, B. Milton, Shakespeare, Chaucer. तो ये मिल्टन, ऑप्शन बी। उसके बाद है नंबर 57, आफ्टर शेक्सपियर द ड्रामा इन द इंग्लैंड डैश। ठीक है तो उसका क्या हुआ था, उसका डिक्लाइन हुआ था, suffered a decline। (58) पे है satirical work was popular in, ये 18th सेंचुरी है, ऑप्शन ए। असल में इस तरह था कि जो सेटायर वर्ड है ये इंग्लिश लैंग्वेज में 16th सेंचुरी में आया था। ठीक है, अब ये 17th और 18th सेंचुरी में भी था, लेकिन पॉपुलर जो हुआ था वो 18th सेंचुरी में हुआ था। 59 पे है द क्लासिकल एज इज आल्सो नोन एज डैश। तो एज ऑफ गुड सेंस, एज ऑफ रीजन, बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। उसके बाद है नंबर 60, व्हाट इज द नेम ऑफ प्री रोमांटिक एज इन पोइट्री? विक्टोरियन एज, ऑगस्टियन एज और द एज ऑफ ट्रांजिशन एंड नन ऑफ दीज। तो एज ऑफ ट्रांजिशन, ऑप्शन सी। उसके बाद हम आते हैं 61 पे, विच साइंटिफिक मेथड फॉलोज दीज स्टेप्स? ऑब्जर्वेशन और पैटर्न्स, अच्छा ऑब्जर्वेशन और डाटा और पैटर्न्स और थ्योरी। तो ये इंडक्टिव जो मेथड होता है वो ये स्टेप्स फॉलो करता है, इंडक्टिव, ऑप्शन ए। इसके बाद है 62 यार, which of the following statements sounds like a null hypothesis? हाँ 61 से, which scientific method follows these steps? observation, data, patterns, theory। तो ये इंडक्टिव है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इंडक्टिव। नंबर 62 पे आते हैं, which of the following statements sounds like a null hypothesis? A. The coin is not fair. B. There is correlation in the population. C. There is no difference between means and scores. Option D. None of these। तो इसमें ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, There is no difference between means and scores। उसके बाद है नंबर 63, which scientific method is a bottom up or generative approach to research? ये भी इंडक्टिव मेथड है, ऑप्शन बी। नंबर 64 पे आते हैं, द रिसर्च कंसर्न विद करंट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। तो इसमें अप्लाइड रिसर्च सही ऑप्शन है। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च जो कि स्पेसिफिक या प्रैक्टिकल इशू के लिए हो, या फिर किसी के मतलब ग्रुप या फिर इंडिविजुअल के लिए हो। आप ये भी कह सकते हैं कि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, या किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, या न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो ये होती है अप्लाइड रिसर्च। 65 पे है, व्हाट आर दी 5 फॉर्मल स्टेप्स इन टीचिंग विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन। इसमें ऑप्शन सी जो है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन, ऑप्शन सी। नंबर 66 है,
pedagogy literally translated is the art of science of dash teaching children, teaching adult, process of learning, none of these. अच्छा, pedagogy का मतलब वैसी जो इसकी लिटरल मीनिंग है वो लीडिंग द चाइल्ड या लीडिंग चिल्ड्रन, और टीचिंग चिल्ड्रन भी आप कह सकते हैं, तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। अगर टीचिंग करना हो लीडिंग चाइल्ड लिखा हो या लीडिंग चिल्ड्रन लिखा हो तो वो भी ठीक है। 67 पे है व्हाट इज एंड्रागोजी, टीचिंग चिल्ड्रन, टीचिंग एडल्ट, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नन ऑफ दीज, तो इसमें है ऑप्शन बी टीचिंग एडल्ट। 68 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ऑप्शन डी frequent tests and examination। प्रोग्रेस का कैसे पता चलता है? जब तक आप टेस्ट नहीं लेंगे, एग्जाम नहीं लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही। 69 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, development is always linear, it is a continuous process, it does not proceed at the same pace for all processes of development are not interconnected, option B इसमें सही ऑप्शन है। नंबर 70 है arrangement of co-curricular activities is necessary for development of abilities of children, producing the sense of completion in the children, preparation of practical life, preparation of लिखा हुआ for लिखना चाहिए। चलें all of these, तो इसमें all of these ठीक ऑप्शन है। नंबर 71 पे है जिन्ना's integrity was beyond doubt, who wrote these words in his book The Memories, ऑप्शन ए दीवन, चमन लाल, सरागा खान, बेलीथो और हडसन। ये एमसीक्यूज मैंने काफ़ी सर्च किया, बहुत सर्च किया, मुझे इसका आंसर नहीं मिला। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो। 71 इसमें क्या करें, चलें 71 को छोड़ देते हैं। 72 विच वॉज द फर्स्ट अपोजिशन पार्टी ऑफ द कंट्री, तो ये थी जिन्ना अवामी लीग, ऑप्शन सी। सेवेंटी 73 पे है पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ बगदाद पैक्ट इन, बगदाद पैक्ट असल में क्या था? बगदाद पैक्ट कहते हैं सेंटो को, जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। इसको मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की एंड यूके ने इसको ज्वाइन किया था, और ये फिर 1979 में डिसॉल्व हो गया था। और ये हुआ कब था? 23 सितंबर 1955 को, ऑप्शन बी। नंबर 74 पे है द मनीला पैक्ट इज द अदर नेम ऑफ सीटो, सेंटो, नेम, नन ऑफ दिस, तो ये ऑप्शन ए है सीटो। और ये मेन 1954 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नहीं सॉरी साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल तो वो सेंटो वाली ऊपर वाली है। 75 पे है इन दी सोहरवर्दी मिनिस्ट्री फिरोज खान नून हैड द पोर्टफोलियो ऑफ डैश, इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, रिलीजियस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। सबसे पहले तो ये सोहरवर्दी जो मिनिस्ट्री का जो ये कह रहे हैं, असल में इनका नाम था हुसैन शहीद सोहरवर्दी और ये 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, और इनकी जो कैबिनेट थी उसमें फिरोज खान नून जो थे ये थे फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। ये 12 सितंबर 1956 में फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर बने थे, और फिर 16 दिसंबर 1957 में वजीर आजम भी बन गए थे ये फिरोज खान नून।
उसके बाद है नंबर 76, विच सूरा इज कॉल्ड सूरह विदा। तो ये सूरह नसर, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 77, the life story of which prophet has been termed as Ahsanul Qasas in the Quran? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। इसका मतलब होता है, ये एहसनुल कसास का मतलब होता है द बेस्ट स्टोरी, और ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी। उसके बाद है नंबर 78, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन, बहुत इजी क्वेश्चन है, 571 AD। उसके बाद है नंबर 79, ड्यूरिंग हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम माइग्रेशन टू मदीना, he and Hazrat Abu Bakr Siddiq Rizallahu anhu stayed in the Ghar Sawr for 3 days and night. उसके बाद नंबर 80 है, ड्यूरिंग द माइग्रेशन जर्नी ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फ्रॉम मक्का टू मदीना, हिज करावान वाज फॉलोड बाय ज़लार, उमैया, सराका, नन ऑफ दीज। ये है ऑप्शन सी, सराका। ये सराका असल में इस तरह हुआ था कि कुरैश ने कहा था कि जिस बंदे ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा या नऊज़ुबिल्लाह कत्ल किया, इस तरह कुछ, तो उसको हम 100 कैमल्स का अवार्ड देंगे। तो ये जो था सराका, जो था सराका बिन मलिक नाम था इसका, ये बहुत क्लेवर सा, बहुत चालाक और तेज ट्रैकर था। ट्रैकर यानी कि फुटप्रिंट्स से ज़मीन, उस पे जो मट्टी पे जो फुटप्रिंट्स होते हैं ना, उसके थ्रू वो ट्रैक करता था। तो ये ट्रैकर था। 81 है, मिथीमोग्लोबिनीमिया इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग ऑफ कॉन्टेमिनेटेड कंटेनिंग डैश। तो ऑप्शन ए है नाइट्रेट। उसके बाद है नंबर 82, रिवर वाटर डिपॉजिट्स आर जनरली डैश। तो यह है ऑप्शन डी, अलूवियल सॉइल। उसके बाद है 83, डैश रिमेन सेफ फ्रॉम डिसीज अफेक्टेड बाय मिनेमाटा बे, जापान पॉल्यूशन। ये आपको सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मिनेमाटा जो डिसीज़ थी ये जापान में हुई थी और ये एक बहुत बड़ी तबाही हुई थी। हुआ ये था कि एक टॉक्सिक केमिकल था जो कि जनरेट हुआ था केमिकल फैक्ट्री से, और फिर वो डिस्चार्ज हुआ था समंदर में और फिर फिश के ज़रिए ह्यूमन तक पहुंचा था। और इससे हुआ क्या था, मतलब ये जो क्या बीमारी क्या क्या आती थी, मतलब इससे बंदे को ये होता था कि नमनेस होती थी हैंड्स में और फीट में, और मसल की वीकनेस होती थी, और विजन का लॉस होना, और डैमेज टू हियरिंग एंड स्पीच। और ये तकरीबन 36 ईयर्स तक डेथ होती रही इससे। और ये कहते हैं जो केमिकल था वो था मिथाइल मर्करी। मिथाइल मर्करी वो डिस्चार्ज हुआ था समंदर में। 1956 में ये हुआ था। और हॉर्सेस देखें, बाकी जो है ना लैब एनिमल्स हैं, ये रैबिट्स हो गया, और डॉग और कैट्स के तो वैसे भी होते हैं। ऐसी चीज़ें देखें, मछली कौन कौन सी चीज़ें खाती हैं, डॉग्स खा सकते हैं, कैट्स खा सकते हैं। रैबिट्स, दूसरी रैबिट्स जो होती हैं, वो रैबिट्स जो होते हैं वो उसमें आते हैं, क्या कहते हैं, लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। हॉर्सेस ऐसे एनिमल्स हैं कि जो एक तो वो घास खाते हैं, यानी हर्बीवोर्स हैं, तो इसमें हॉर्सेस सही है। 84 पे है, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स इन द एयर इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन सी, एरोसोल। उसके बाद 85, डैश इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन EIA।
EIA स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो ऑप्शन डी डेटा कलेक्शन। लाइफ साइकिल असेसमेंट फॉलो द डैश टू डैश अप्रोच। ये आपने याद रखना है, क्रेडल टू ग्रेव। उसके बाद 87 डैश डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड रियलिटी। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सर्च किया, मुझे सही से इसका नहीं पता चल रहा। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो काइंडली ज़रूर बताइएगा। 88 पे है डैश टेक्निक यूज टू डिटरमिन द ऑर्डर कंपाउंड इन सैंपल्स। ऑप्शन बी स्ट्रिपिंग। 89 पे है द अमाउंट ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेथड डैश। तो ये ऑल ऑफ दी अबव है। ये जो MCQs हैं ये एक वेबसाइट से लिए हैं, उस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, चेक कीजिएगा। और भी इसी तरह की ये वाटर कंटेमिनेशन के ये सारे हैं। उसके बाद है फ्रेश वाटर लेक्स आर यूजुअली लैक ऑफ डैश कंटेंट फॉस्फोरस। ऑप्शन सी। ये भी सेम वही, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, उसमें से आप ये कर लीजिएगा। बाकी के MCQs अगर कोई करना चाहे। चूज द करेक्ट वर्ड और सेट ऑफ प्रपोजिशन फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स। 91 पे है द पार्टी हैड डैश द वेट ग्रास फॉर हाफ एन आवर डैश इट रीच ड्राई लैंड। थ्रो बिफोर द पार्टी हैड स्ट्रगल्ड थ्रू द वेट ग्रास फॉर एन आवर और ये ले। उसके बाद 92 डैश 2 weeks he did not venture the safety of his house even once for 2 weeks उसके बाद है half a mile from the house he turned off the main road and walked dash the railway line along। ऑफ और along ऑप्शन ए इसमें सही ऑप्शन है। 94 पे आते हैं he labored dash the hill sat watched the city and then ran dash the hill। तो ये तो बहुत इजी है, हिल है तो हिल अप होता है, अप द हिल और फिर डाउन। ऑप्शन सी है इसमें। नाइन्टी 95 पे है we got dash the train लाहौर। ऑप्शन ए ऑन इन, वी गॉट ऑन द ट्रेन इन लाहौर। उसके बाद है 96 पुट द मिल्क डैश द टेबल एंड कवर इट विद अ क्लॉथ। ऑन द टेबल एंड कवर इट विद अ क्लॉथ। The plane flew dash over dash our house and disappeared dash the clouds over into the clouds। 98 पे है the child ran dash the street to the other side and climbed the bridge। Child ran across the street or climbed up the bridge। Contrary dash my father's expectation I did quite well dash the job। तो ये contrary to my father's expectation I did at the job। 100 पे है dash his poor performance he was eliminated dash the tournament। For his poor performance he was eliminated from the tournament। हमारे 100 MCQs मुकम्मल हो गए हैं।
और भी मैंने पेपर सॉल्व किए हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जिस तरह के जनरल एग्ज़ाम जो भी होते हैं तो उससे रिलेटेड है। अगर आप वो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।